दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिटरी रीपर के ऊपर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, क्वेश्चंस को। तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा सॉलिटरी रीपर को किसने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्म क्या है, ये बैलेड और साथ ही साथ एक लिरिक भी है, यानी कि लिरिक होने के साथ साथ इसमें कुछ एलिमेंट जो हैं वो बैलेड के भी देखने को मिलते हैं। इसमें टोटल 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइनें हैं। इस पोएम में टोटल लाइनें जो हैं वो 32 लाइनें हैं और ये पब्लिश हुई है 1807 में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर एक चीज़ और सुन लीजिएगा, अगर आपको इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ना है तो इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हम इसकी पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा चुके हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक चीज़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं एक टेलीग्राम, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जो नया बनाया है अभी, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, जिस पर आपको फ्री क्विज प्लस में वीडियोज़ और जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है, वो सब आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं अब हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर आप लाइव क्लासेस में टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स लेना चाहते हो तो मात्र 499 रुपये में है, जिसमें आपको सरस्वती कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जा करके आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास जो चलती हैं वो रात के 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक डेली चलती हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ पीडीएफ। और ये पूरा का पूरा जो है सिर्फ टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स होगा, ठीक है, जिसमें 40 ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पोएम के कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोइट, व्हाट मीन्स क्या, डिड द पोइट कवि ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया हिज लिसनर्स अपने श्रोताओं से। यानी कि ये जो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो सुनने वालों से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, किस तरीके का अनुरोध करते हैं। तो देखिएगा आंसर में टू बिहोल्ड करने के लिए कहते हैं। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, और किसकी ओर, अ यंग मैडन, एक युवा लड़की की ओर देखने के लिए कहते हैं। और वो युवा लड़की क्या कर रही है, रीपिंग, काट रही है, एंड सिंगिंग, गा रही है, टू हर सेल्फ, स्वयं में। यानी कि वो लड़की खेत में अकेले ही फसल को काट रही है और गा रही है। तो उस अकेली लड़की को फसल काटते हुए और उसके द्वारा जो गाना गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है, उसको सुनने के लिए वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। किससे, लिसनर से। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइन्स आर देयर हैं इन दी पोएम, इस कविता में। ये जो सॉलिटरी रीपर कविता है, इस कविता में टोटल लाइनें कितनी हैं, तो टोटल लाइनें 32 हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, जब टोटल लाइनों की बात आ गई तो इसमें टोटल स्टेंजा कितने हैं, 4, और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, 8, ठीक है। और इस तरीके से 8 चौक 32, टोटल लाइनें पोएम में कितनी हो गई, 32। तीसरा, इन विच स्टेंजा, कौन से स्टेंजा में ऑफ द पोएम, कविता के दी टू, यहाँ पे एक शब्द रह गया, 2 वर्ड्स लिखा हुआ होना चाहिए था, 2 वर्ड्स, 2 शब्द, 2 चिड़ियों का जिक्र हुआ है। और 2 चिड़ियाँ वो कौन कौन सी हैं, 2 वर्ड्स, एक नाइटिंगल का जिक्र हुआ है और दूसरा कुकू का। जो हमने पोएम पढ़ाई थी उसके सेकेंड स्टेंजा में जब आप जाओगे तो शुरुआत ही होती है नाइटिंगल से, नो नाइटिंगल डिड एवर चांट। ओके, इस तरीके से इस स्टेंजा की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो इस स्टेंजा में 2 चिड़ियों का जिक्र किया गया है, 2 वर्ड्स का जिक्र किया गया है। पहली वर्ड है नाइटिंगल और दूसरी वर्ड है कुकू, ठीक है। तो कौन से स्टेंजा में, सेकेंड स्टेंजा में। अगला, विच स्टेंजा, कौन से स्टेंजा में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, डिस्क्राइब द इफेक्ट, इफेक्ट यहाँ पे ये भी रह गया, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। तो इफेक्ट यानी कि विच स्टेंजा, कौन से स्टेंजा को डिस्क्राइब किया गया है, ऑन द इफेक्ट ऑफ स्पीकर, स्पीकर के ऊपर जो वक्ता है। विच स्टेंजा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द सॉन्ग ऑन द स्पीकर, ये होगा इफेक्ट ऑफ द सॉन्ग ऑन द स्पीकर। यानी कि जो लड़की है ना, वो लड़की जो गीत गा रही है, उस गीत का प्रभाव स्पीकर के ऊपर क्या पड़ता है, कौन से स्टेंजा में देखने को मिलता है, तो 4th स्टेंजा यानी कि फाइनल स्टेंजा में। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इन विच पोएम, कौन सी पोएम में सॉलिटरी रीपर, इन द पोएम
यानी कि कविता, और कौन सी कविता सॉलिटरी रीपर में हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गीत को कौन गा रहा है, तो गीत को एक हाईलैंड गर्ल गा रही है। कौन गा रहा है? अ हाईलैंड गर्ल। देखो स्कॉटलैंड के टूर पर विलियम वर्ड्सवर्थ गए थे, तो जो स्कॉटलैंड है ना वो दो सीनिक क्षेत्रों में डिवाइड है, एक को हाईलैंड बोलता है और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? लोलैंड बोलते हैं। लोलैंड समतल भूमि को कहा जाता है और हाईलैंड ऐसा क्षेत्र जहां पर पहाड़ी इलाका हो, यानी कि हिल्स वगैरह पाई जाएं। तो एक हाईलैंड गर्ल होती है, वहीं खेत में वो अपनी फसल को काट रही होती है और साथ ही साथ में क्या कर रही होती है? एक गीत को गुनगुना रही होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दी स्पीकर कंपेयर्स, तुलना करते हैं, दी गर्ल्स, लड़की के सिंगिंग गाने को, टू किससे तुलना करते हैं? तो जो सेकेंड स्टेंजा में दो चिड़ियां यानी कि दो बर्ड्स का जिक्र किया गया, वो दोनों बर्ड कौन कौन सी हैं? नंबर 1 नाइटिंगेल और दूसरा कुक्कू, यानी कि उस लड़की के गीत की तुलना, गाने की तुलना जो है वो नाइटिंगेल और कुक्कू से की गई है। 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज द जॉनर ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर क्या है? तो एक बैलेड है और साथ ही साथ लिरिक भी है, ठीक है, लिरिक पोएम भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, हु कंपोज द पोएम सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर को किसने कंपोज किया भाई? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। मेन वाज द पोएम, मेन मीन्स कब वाज द पोएम, एक कविता, सॉलिटरी रीपर रिटेन, अच्छा ये लिखी कब गई? तो ये पोएम जो है वो लिखी गई है 5 नवंबर 1805 को, और भेन वाज द पोएम सॉलिटरी रीपर पब्लिश, लेकिन ये पब्लिश कब हुई थी? तो इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इसको, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में क्या कराया गया? इसको पब्लिश करवाया गया। ये क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएटिक कलेक्शन था जो कि 1807 में आया, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर पे देखो, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में टोटल कितने स्टेंजा हैं? तो इस पोएम में टोटल 8 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? माफ़ करिएगा, इस पोएम में टोटल कितनी? 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 8 लाइनें हैं, यानी कि 8 लाइनों के स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर देखो, इन विच स्टेंजा, कौन से स्टेंजा फ्रॉम द पोएम इज रिटेन, ये जो पोएम है, कौन सी पोएम की बात कर रहा हूँ मैं? सॉलिटरी रीपर की बात कर रहा हूँ। ये जो पोएम सॉलिटरी रीपर है वो कौन से स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है? तो इसमें टेट्रामीटर का यूज किया गया है। कौन से स्टेंजा फॉर्म में? टेट्रामीटर। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, और इस पोएम की भाई राइमिंग स्कीम क्या है? तो AB डबल C डबल D, ध्यान रखना, AB डबल C डबल D। नेक्स्ट, वाज द स्पीकर, वाज मीन्स क्या? द स्पीकर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। जो स्पीकर का मतलब वक्ता, यानी कि जो बोलने वाला है, जो नरेट कर रहा है कहानी को, उसके लिए बोला गया है। एबल टू सक्षम है, अंडरस्टैंड समझने के लिए, द वर्ड्स शब्दों को, और किसके शब्दों को समझने में सक्षम है? आप दी सॉलिटरी रीपर सॉन्ग, जो अकेली उस खेत में लड़की गा रही है ना हाईलैंड की, वो लड़की कौन सा गीत गा रही है? क्या वह जो विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ से पास से होकर के गुजर करके जा रहे हैं, क्या विलियम वर्ड्सवर्थ उसके गीत को समझने में सक्षम है? क्या उनके गीत, क्या विलियम वर्ड्सवर्थ को उस लड़की का गीत समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, गैलिक लैंग्वेज बताया गया है। तो द वर्ड्स ऑफ द रीपर्स, काटने वाले का जो गीत है और गीत के जो शब्द हैं, आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू द स्पीकर, यानी कि वो समझ में नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उनको नहीं समझ पा रहा है। कौन? स्पीकर। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस पोएम। ये जो पोएम है सॉलिटरी रीपर, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है टू प्रेज, प्रशंसा करना, द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक संगीत की सुंदरता की प्रशंसा करना, एंड फ्लूड एक्सेसिव ब्यूटी, और किसकी प्रशंसा करना? जो एक्सेसिव ब्यूटी है उसकी प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन देखो, नाइटिंगेल सिंग्स फॉर, नाइटिंगेल किसके लिए गीत गाती है? तो जो बेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स होते हैं, यानी कि जो थके हुए यात्रियों का जो ग्रुप होता है, तो उनको राहत प्रदान के लिए वेलकम नोट यानी कि स्वागत गीत कौन गाता है? नाइटिंगेल गाती है। और कुक्कू कब गाती है? तो इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का सीजन होता है उसमें कौन गाता है? कुक्कू गाती है। तो दोनों का ध्यान रखना। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, स्प्रिंग
सीजन में कौन गाता है? कुक्कू गाती है। और नाइटिंगेल किसके लिए गाती है? अ वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो रेगिस्तान में जो है ट्रैवलर्स जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जो थक जाते हैं, तो उनके स्वागत गीत के लिए कौन? नाइटिंगेल गाती है। तब वहीं पर तो कंपैरिजन करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि नाइटिंगेल और कुक्कू भी उस लड़की जितना सुंदर नहीं गा सकते जितना कि वो जो खेत में हाईलैंड गर्ल है, मैडन, ओके, यंग मैडन है, जितना सुंदर वो गा रही है। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर पे, इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में बाय द हाईलैंड गर्ल, भाई जो हाईलैंड गर्ल सॉलिटरी रिवर सिंगिंग गा रही है वो कौन सी लैंग्वेज में गा रही? इन गैलिक लैंग्वेज ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की गैलिक लैंग्वेज। और ये गैलिक लैंग्वेज स्कॉटलैंड की विलियम वर्ड्सवर्थ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। ठीक है। 19 नंबर की बात करें तो व्हाट डिड द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट, यानी कि पोएम का जो थर्ड स्टेंजा है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? कविता का तीसरा स्टेंजा क्या दर्शाता है? रिफ्लेक्ट मीन्स होता है दर्शाना, कौन सी चीज? तो देखिएगा इन द थर्ड स्टेंजा द रीडर्स लर्न, जो हमारे रीडर्स हैं, पाठक हैं, वो सीखते हैं, क्या सीखते हैं? डेट मीन्स की द स्पीकर कैन नॉट अंडरस्टैंड, स्पीकर बिल्कुल भी नहीं समझ सकता द वर्ड्स, शब्दों को, बीइंग संग बाय हर, जो उस लड़की के द्वारा, युवा लड़की के द्वारा, यंग मैडम के द्वारा जो भी गाया जा रहा है, उस गाए हुए गीतों के शब्दों को हमारा लेखक बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। 20 नंबर पे दी पोएम एक्सप्रेस, लेकिन उसके टोन से पोएम किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रही है? तो कविता व्यक्त करती है किस चीज को? दी आई विटनेस नरेशन को, आई विटनेस नरेशन को, यानी कि जो लेखक है ना, लेखक ने खुद अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से उस लड़की को गीत गाते हुए देखा है। तो आई विटनेस नरेशन, सारी सिचुएशन जो भी नरेट कर रहा है, जो बातें हमारे साथ कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने खुद अपनी आंखों से इन सब चीज़ों को देखा है और उन्हीं को लिख दिया। 21 नंबर पे देखिएगा हाउ वाज द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी, जो सॉलिटरी सॉन्ग है वो किस तरीके का सॉन्ग है? एक सैड सॉन्ग है। ध्यान रखिए सैड सॉन्ग क्या, उसका टोन कुछ सैड था इसीलिए। नेक्स्ट ओ लिसन, सुनो। 22 नंबर पे देखिएगा बहुत ध्यान से, अरे सुनो। फिर क्या करते हैं? फॉर दी बेल, बेल का, बेल प्रोफाउंड का मतलब गहरी घाटी में जो बहता चला जा रहा है, इज ओवरफ्लोइंग, बहती चली जा रही है, ओवरफ्लो होती चली जा रही है, क्या? विद द साउंड, वो आवाज। फाइंड आउट दी फिगर ऑफ स्पीच, आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? ओ सुनो। एक तो देखो एसोनेंस आपको दिखाई देगा इसमें, कौन सा? एसोनेंस, क्योंकि ओ शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है। और दूसरा ओ लिसन, सुनो, अपॉस्ट्रॉफी भी, एड्रेसिंग भी किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर पे देखो, अ वॉइस सो थ्रिलिंग, उसकी जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग थी। थ्रिलिंग का मतलब रोमांचित थी, यानी कि उस लड़की की आवाज़ इतनी रोमांचकारी थी। फिर देखो यहाँ पे कोई फिलअप भरा जाएगा, ब्रेकिंग द साइलेंस, ब्रेकिंग तोड़ रही थी दी साइलेंस, चुप्पी को, ऑफ द सी, समुद्र के, अमंग द फर्देस्ट, अमंग बीच में, द फर्देस्ट सबसे दूर, हैब्रिडीज, हैब्रिडीज एक पहाड़ियों के ग्रुप को कहा जाता है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें तो हाइपरबोली आपको लग ही रहा है कि बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर हैब्रिडीज की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में जो समुद्र की शांति है, ये गीत जो है ना वो गूंज रहा है और समुद्र की शांति को तोड़ रहा है। बिहोल्ड हर, उसे देखो, कैसे देखो? ये कविता की शुरुआती लाइनें हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेंजा की सबसे जो फर्स्ट स्टेंजा है, पहले स्टेंजा की पहली लाइन देखिएगा, बिहोल्ड हर, उसको देखो, किसको देखो? उस लड़की को देखो जो कि सिंगल है, अकेली है। कहाँ? इन द फील्ड, खेतों में। इॉन, वहाँ देखो, उधर देखो। सॉलिटरी, बिल्कुल अकेली है। हाईलैंड लेस, हाईलैंड, हाईलैंड का मतलब होता है, हमने बताया ना कि और जो स्कॉटलैंड है वो दो क्षेत्रों में डिवाइड है, हाईलैंड और लोलैंड में। हाईलैंड जो है वो क्या होता है? एक हिल एरिया दिखाया जाता है, पहाड़ी इलाका होता है, और लोलैंड समतल जगह के लिए बोला गया है। तो हाईलैंड, लेस मीन्स होता है लड़की, और लेस का अपोजिट होता है लैड। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, आपको सिर्फ इसमें फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अपॉस्ट्रॉफी। कौन सा? अपॉस्ट्रॉफी। अगला, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, ये दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं पर भी अपने दिलों और दिमाग में बसा लीजिए। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट,
यानी कि ये चाउंट लिखा हुआ है, लेकिन चैंटिंग का मतलब होता है चिरपिंग करना, चहचहाना, जाप करना, ये सब होता है। कोई भी नाइटिंगल क्या है? एक सिंगिंग बर्ड है, एक गाने वाली चिड़िया का नाम है नाइटिंगल और कुक्कू। इसी पैराग्राफ में इनका जिक्र होता है दोनों चिड़ियाओं का। नो नाइटिंगल डिड एवर चाउंट मोर वेलकम नोट, नहीं गा सकती मोर वेलकम नोट। वेलकम नोट क्या होता है? स्वागत गीत के लिए कहते हैं वेलकम नोट। टू बेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, टू बेरी बैंड थके हुए ग्रुप को, ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों का जो थका हुआ ग्रुप आता है, ऑफ सम सैडी हाउंट। ओके, कहाँ? सम सैडी हाउंट में। सम सैडी हाउंट का मतलब होता है सम मीन्स कुछ, सैडी मीन्स छायादार, हाउंट मीन्स अड्डा या शरण स्थल में यात्रियों के जो थके हुए बैंड यानी कि ग्रुप के लिए अधिक स्वागत जो गीत गाते हैं, वो किसी भी कोकिला या किसी भी नाइटिंगल या कुक्कू कभी उतना अच्छा नहीं गा सकती जितना अच्छा कौन? वो लड़की हाईलैंड लेस गा सकती है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो इसमें भी उन्होंने इमेजरी का यूज किया है। किसका? इमेजरी। 26 नंबर देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ड लेस। लेस वर्ड का मीनिंग क्या है? लेस का मतलब होता है गर्ल, और अगर कहीं लैड लिखा होता तो लैड का मतलब होता है बॉय। व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ड बेल प्रोफाउंड। यहाँ पे एक शब्द आया बेल प्रोफाउंड। बेल प्रोफाउंड का मीनिंग क्या है? डीप वैली, गहरी घाटी के लिए बेल प्रोफाउंड कहा जाता है। 28 नंबर पे देखो, बोले दी होल वैली, पूरी की पूरी वैली इज ओवरफ्लोइंग विद, काहे से ओवरफ्लो हो रही है? तो दी सॉन्ग ऑफ द हाईलैंड गर्ल, जो वो लड़की है ना हाईलैंड की, मैडन गर्ल, ठीक है, यंग मैडन, वो अपने खेतों में जो अकेली गा भी रही है और अकेली फसल को काट रही है, अकेली फसल को बांध रही है, उसकी बात हो रही है। तो हाईलैंड गर्ल का जो गीत है ना, वो पूरी की पूरी वैली में क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है, गूंज रहा है, ठीक है। अगला देखो 29 नंबर पे, माउंटेड का मतलब क्या होता है? माउंटेड का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। तो टू क्लाइंब अप, टू क्लाइंब अप यानी कि ऊपर की ओर चढ़ना। 30 नंबर पे देखिएगा, एंड सिंग्स अ मलंकली स्ट्रेन, एंड सिंग्स, और वो गा रही थी, अ मलंकली दुखी, स्ट्रेन मीन्स गीत, एक दुख भरा गीत गा रही थी। फाइंड आउट दी फिगर ऑफ स्पीच, इसमें भाई आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन देखो, हो सकता है एक यस यहाँ पर भी आ गया है और यस वर्ड की रिपीटेशन यहाँ पर भी हो रहा है। अगला देखो, वाई डज द पोइट आस्क, वाई मीन्स क्यों, डज द पोइट आस्क पूछता है, द पेसर्स बाई यात्रियों से, यानी कि जो वहाँ से गुजरते हुए यात्री हैं, पेसर्स बाई हैं, टू स्टॉप रोकने के लिए, आर जेंटली पास या धीरे धीरे गुजर जाने के लिए। तो ऐसा वो इसलिए बोलता है जैसे कि जो लड़की अपने खेतों में फसल को काट रही है और साथ ही साथ गुनगुना रही है ये गीत, तो कभी कहता है या तो आप उस लड़की के द्वारा गाए गए गीत को ध्यान से शांतिपूर्वक खड़े होकर के यहाँ पर सुनो, और अगर आप उसके गीत को सुनना नहीं चाहते तो तुम चुपचाप यहाँ पे जेंटली पास हो जाओ, यानी कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। तो सो डैट, ताकि द गर्ल शुड नॉट बी डिस्टर्ब, उसने, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा पेसर्स बाई से, राहगीरों से, पेसर बाई का मतलब होता है राहगीरों से, कि या तो आप यहाँ रुक जाओ या आप यहाँ से चलते बनो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, खिसक लो। वो इसलिए सो डैट, ताकि वो लड़की शुड नॉट बी डिस्टर्ब, कि वो डिस्टर्ब ना हो, एंड स्टॉप सिंगिंग, और इन लोग डिस्टर्ब होकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने गीत को गाना बंद कर दे। अभी तो वो अपने मस्ती में गाई जा रही है। आगे देखो, व्हाट इज द पोएट्स रिएक्शन, कवि का क्या रिएक्शन होता है टू द सॉन्ग ऑफ द हाईलैंड गर्ल, जो हाईलैंड लेस होती है जब वो गीत गाती है तो उस पे कवि का क्या रिएक्शन होता है। फिर से यहाँ पर लड़की के गीत पर कवि की प्रतिक्रिया बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं, द पोइट इज फैसिनेटेड बाय द सॉन्ग ऑफ द हाईलैंड गर्ल। अब यहाँ पे फैसिनेटेड का मतलब क्या है ये आप कहीं पर लिख लीजिएगा। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित हो जाना, यानी कि हाईलैंड गर्ल की लड़की जो थी उसके गीत की ओर कभी क्या हो गए, मोहित हो जाते हैं, कभी आकर्षित हो जाते हैं, कभी जो हैं वो उसके गीत को सुन करके, सुरीली आवाज को सुन करके उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, मंत्र मुग्ध होकर के उसके गीत को सुनने लगते हैं, ये भी कह सकते हो।
और 33 नंबर पे देखिएगा सम सैडी हाउंड का यहाँ पे मतलब क्या है। सम सैडी हाउंड, सम मीन्स कुछ, सैडी मीन्स छायादार, हाउंड मीन्स अड्डा या ठहरने की जगह। मान लो आप चलते चलते कहीं यात्रा पे जा रहे हो और चलते चलते थक गए तो आप कहीं पर थोड़ा विश्राम करने की जगह तलाशोगे, तो वही विश्राम करने की जगह क्या कहलाती है, सैडी हाउंड कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब है अ ग्रूव ऑफ ट्रीज इन एन ओएसिस। इसका अर्थ ये है कि ओएसिस में पेड़ों का जो उपवन नहीं होता है, ओएसिस में ग्रूव ऑफ, ग्रूव का मतलब गार्डन कह सकते हो, पेड़ों का झुंड कह सकते हो, कई सारे पेड़ हों और उनकी छाया के नीचे जा कर के आराम करने लगना या सस्ताने लगना। ठीक है, इसका मतलब ये है बस। 34 नंबर पे देखिएगा हाउ मीन्स कैसे, डू दी टायर्ड मीन्स थके हुए, ट्रैवलर्स मीन्स यात्री रिस्पॉन्ड करते हैं टू दी सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। जो थके हुए यात्री नाइटिंगेल के गीत का स्वागत करते हैं, यानी कि किस तरीके से, तो दी टायर्ड ट्रैवलर्स, थके हुए यात्री, वेलकम, उनका स्वागत किया जाता है दी सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल्स, किसके द्वारा, नाइटिंगेल के गीत के द्वारा। यानी कि थके हुए यात्री नाइटिंगेल के गीत को सुनकर के थोड़ा अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर पे देख लीजिएगा क्या कहानी है। बोले व्हाट डज द स्पीकर विश टू नो, जो स्पीकर है, वक्ता है, वो चाहता है टू नो, जानना, अबाउट, बारे में, सॉलिटरी रीपर्स सॉन्ग, वह सॉलिटरी रीपर जो अकेली लड़की थी हाईलैंड की, उस लड़की वो जो गीत गा रही थी उस गीत के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या जानना चाहते हैं, तो दी थीम, यानी कि उसकी विषय वस्तु, वो किस थीम पे गा रही उस थीम को जानना चाहते हैं। सॉलिटरी रीपर सॉन्ग जो उस सॉलिटरी रीपर के द्वारा, उस अकेली लड़की के द्वारा उस खेत में गाया जा रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये थीम क्यों जाना, अपने आप आइडिया नहीं लगा सकते थे, नहीं, क्योंकि इनको उसकी गैलिक लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, इसलिए इन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इस सॉन्ग जो है वो किस विषय वस्तु पर आधारित है, इसकी थीम क्या है, ये किस घटना को बयां कर रहा है। अगला देखो 36 नंबर, व्हाट डज दी प्लेंटिव नंबर्स मीन्स। यहाँ पे आपको इसका मतलब बताना है कि प्लेंटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है। सैड सॉन्ग होता है, एक दुखी गीत। 37 नंबर पे देखिएगा, व्हाट डज दी वर्ड परेप्स शो, तो इट शोज, ये दिखाता है, डेट की दी पोइट मेक्स गैसेस, कभी जो है वो गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अबाउट, बारे में, दी थीम ऑफ दी सॉलिटरी रीपर सॉन्ग, यानी कि सॉलिटरी रीपर के गीत जो गा रही होती है सिर्फ उसका एक अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, उन्हें क्लियर नहीं पता होता है कि वो किस विषय वस्तु पर गा रहे हैं, बस एक अंदाज़ा लगा करके कह देते हैं। हो सकता है ये किसी पुराने युद्ध जो हुआ हो उसको, युद्ध को याद करके गा रही हो, या इसका कोई पर्सनल कोई दुख हो सकता है उसको याद करके ये गा रही हो। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोइट वांट, चाहते हैं टू कन्वे करना, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमसे कहना चाहते हैं, इन दी फॉलोइंग लाइन में, और वो लाइन्स कौन सी हैं, ए वाली, सम नेचुरल सारो, लॉस और पेन डेट हैज बीन एंड मे बी अगेन। कुछ नेचुरल प्राकृतिक आपदा हो सकती है, कोई हानि, लॉस हो सकता है, या पेन कोई दर्द हो सकता है, डेट हैज बीन यानी कि जो हो गया है, या मे बी अगेन या आगे इन फ्यूचर होने वाला है। ये जो लड़की है ना वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में गीत गा रही है। तो दी पोइट वांट्स, कवि चाहते हैं, टू कन्वे करना, डेट की ह्यूमन सफरिंग्स आर प्रीनेनियल, जो ह्यूमन सफरिंग्स हैं वो कैसी हैं, प्रीनेनियल हैं। प्रीनेनियल का मतलब चिरस्थायी हैं, यानी कि कवि यह बताना चाहता है कि जो मानव की पीड़ा है, मानव का जो दुख है वो एक प्रीनेनियल है, स्थायी नहीं है, बल्कि कैसा है, चिरस्थायी है। ह्यूमन ले का मतलब क्या है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है एन ऑर्डिनरी सॉन्ग, एक साधारण सा गीत। 39 नंबर पे देखो ध्यान से, उन्होंने कहा दी हम्बल ले, तो हो गया ऑर्डिनरी सॉन्ग। 40 नंबर पे देखिएगा, फैमिलियर मैटर किसको रेफर करता है, तो इट रेफर टू सम रूटीन इवेंट, कुछ पर डे होने वाली घटनाओं को ये एक्सप्रेस करता है। व्हाट एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, बाय द मैडन इंगेज्ड, वो जो युवती होती है, वो जो लड़की होती है, वो कौन सा कार्य करने में बिजी होती है, इंगेज होती है। तो द मैडन, वो जो लड़की होती है, युवती होती है, वो गाने में व्यस्त होती है,
और वो गाना एक ऐसा गाना गा रही होती है गाने को और फसल काटने में, यानी कि रीपिंग एंड सिंगिंग बोथ, ठीक है, सिंगिंग, और वो ऐसा गीत गा रही होती है, ऐसा महसूस होता है जैसे उसका गाया जाने वाला गीत नेवर एंडिंग सॉन्ग कभी भी समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोइट सी द मैडन। व्हाट मीन्स क्या डिड द पोइट, कभी सी देखता है द मैडन को। मैडन का मतलब होता है युवा लड़की को। कभी युवा लड़की को कब देखता है, माफ़ करिएगा, कि वेन डिड दी पोइट, वेन मीन्स कब, डिड दी पोइट कभी, सी मीन्स देखता है, दी मैडन उस लड़की को कब देखता है, तो दी उस समय देखता है जब वो लड़की वाज सिंगिंग एंड रीपिंग द कॉर्न, वो लड़की अपने गीत को क्या कर रही होती है, गा रही होती है और फसल को काट रही होती है। उसी समय विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़रें किसके ऊपर पड़ती हैं, उस लड़की के ऊपर पड़ती हैं। What is the poetic device used in the following line? ये नीचे कुछ लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया है आपको बताना है। आई सा, मैंने देखा, हर उसको, सिंगिंग गाते हुए, एट हर वर्क, और किसी खेत में काम करते हुए उसे गाते हुए देखा, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और उसके हाथ में एक हंसिया था। सिकल का मतलब होता है हंसिया या दराती, और वो हंसिया या दराती लेकर के क्या कर रही, बेंडिंग थी, यानी कि झुकी हुई थी। इसका मीनिंग ये हुआ दोनों लाइन का कि मैंने एक लड़के को एक खेत में झुके हुए अपनी दराती या हंसिये से फसल को काटते हुए और गीत को गाते हुए देखा। एक ऐसी इमेज है, एक विजुअल इमेज है, लेखक ने अपनी खुद की नज़रों से ये देखा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ द रीपर ऑन द पोएम, कवि का पोएम का कवि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो निम्नलिखित पंक्तियों में क्या इफेक्ट पड़ा, समझो जरा भाई इसको। इट लीव्स द पोएट स्पेल बाउंड, मीनिंग इट लीव्स द, इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने उसे काम कर, फिर से एक बार देख लीजिएगा। इट लीव्स द पोएट स्पेल बाउंड, यहां पर स्पेल डाउन का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, अट्रैक्ट कर लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव कवि के ऊपर उसका गीत छोड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सॉलिटरी रीपर में उस लड़की के गीत का प्रभाव लेखक के ऊपर कैसा पड़ता है, तो स्पेल बाउंड, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। व्हाट डज द पोएट डू एज द क्लाइम्स अप द हिल, पहाड़ पर चढ़ते समय कवि क्या करता है, तो वह गाना सुनता चला जाता है। जहाँ तक उसके कानों में उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ तक वह उस लड़की की आवाज़ को सुनते हुए ऊपर माउंटेन की ओर चढ़ता हुआ चला जाता है। ही गोज ऑन लिसनिंग टू द सॉन्ग, वह चलता चला जाता है सुनते हुए किसको, टू द सॉन्ग ऑफ द हाईलैंड गर्ल, वो छोटी हाईलैंड गर्ल की लड़की के गीत को सुनते हुए ऊपर चढ़ जाता है। 40 नंबर देखो, हाउ डिड द पोएट लिसन टू द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर, इसका मीनिंग ये हुआ कि कवि ने सॉलिटरी रीपर जो थी उसके गीत को कैसे सुना। तो ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, मोशनलेस, एकदम शांत, गति रहित, मोशनलेस का मतलब बिना गति के, एकदम चुपचाप वहीं पे खड़ा हो गया और लिसन टू हर सॉन्ग क्वाइटली, और उसके गीत को चुपचाप से क्वाइटली एकदम शांति से सुनने लगा। 47 नंबर देखो, व्हाट डज द वर्ड सी रेफर इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में सी किसको रेफर करता है, तो सी रेफर करता है किसको, हाईलैंड गर्ल के लिए, यानी कि उस पहाड़ी इलाके में रहने वाली लड़की के लिए। अगला, हाउ इज द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग इन कंपेरिजन, हाउ मीन्स कैसे, द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग गीत इन कंपेरिजन तुलना में आप द ककू सॉन्ग और नाइटिंगेल सॉन्ग, कोयल के गीत और कोकिला के गीत, कोयल के गीत और कोकिला के गीत की तुलना में सॉलिटरी रीपर का गीत कैसा है। तो देखो सॉलिटरी रीपर का गीत अच्छा ही है, तो द सॉलिटरी रीपर सॉन्ग इज स्वीटर, अधिक अच्छे से गाया देन द कुकूज एंड नाइटिंगेल सॉन्ग, यानी कि सॉलिटरी रीपर का जो गीत है वो कोयल और कोकिला के गीत से कहीं अधिक मीठा था, कहीं ज़्यादा बढ़िया और मेलोडियस था।
इसके बाद 49 नंबर पे देखो, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें भी एलिटेशन है और एलिटेशन में भी किसका रिपीटेशन हुआ है, सी एस शब्द का। अगला, वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेक प्लेस, सॉलिटरी रीपर का बैकग्राउंड कहाँ का है, तो स्कॉटलैंड का है। कहाँ का है, स्कॉटलैंड। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ सॉलिटरी रीपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।